अगर हम कहीं बलून्स देखते हैं तो दिमाग में आता है ना कि कोई बर्थडे पार्टी या सेलिब्रेशन चल रहा होगा। पर क्या आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया में एक बलून वॉर चल रही है। ये दोनों कंट्रीज बलून को एक वेपन की तरह यूज कर रहे हैं एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग मैसेजेस देने के लिए। कंफ्यूजिंग लग रहा है? चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं आज की एवरीडे कॉन्वर्सेशन में। नमस्ते, माय नेम इज नेहा गुप्ता एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। तो बलून वॉर समझने के लिए कॉन्टेक्स्ट ये है कि शायद आपको पता होगा कि 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई थी। पर कैसे खत्म हुई थी? अमेरिका ने जापान की 2 सिटीज हिरोशिमा एंड नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंके थे, जिससे जापान को सरेंडर करना पड़ा और वॉर एंड हो गई। अच्छा, अगर आप न्यूक्लियर बॉम्ब की जर्नी को बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड सिंपल तरीके से समझना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो वापस आ जाते हैं वर्ल्ड वॉर 2 पर। अब देखो, कोरियन पेनिनसुला जिस पर जापान 35 सालों से रूल कर रहा था, वॉर खत्म हो जाने पर वो आ जाता है यूएसए एंड सोवियत यूनियन के पास। ये दोनों कंट्रीज डिसाइड करती हैं कि कोरियन पेनिनसुला को टेम्पररी हम 2 पार्ट्स में कट ऑफ कर देते हैं। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि नॉर्दर्न पार्ट रहेगा सोवियत यूनियन के पास एंड सदर्न पार्ट पर यूएसए का कंट्रोल होगा, और दोनों कंट्रीज मिलकर एक यूनिफाइड कोरिया बनाने का फ्रेमवर्क आने वाले टाइम में बनाएंगी। डिवाइडिंग लाइन को नाम दे दिया गया 38 पैरेलल, क्योंकि ये डिवाइडिंग लाइन 38 डिग्री नॉर्थ लाइन ऑफ लैटिट्यूड पर पड़ रही थी। पर हुआ क्या कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने पर यूएसए एंड सोवियत यूनियन के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो गई। कोल्ड वॉर होती है कि डायरेक्टली दोनों कंट्रीज में कोई ऑन ग्राउंड वॉर तो नहीं चल रही, पर इनडायरेक्ट तरीके से एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं, जैसे एक दूसरे के अगेंस्ट थर्ड कंट्रीज को फंड करना, वहां पर अपने पॉलिटिकल आइडियाज स्प्रेड करना, अपनी फोर्सेस को इन कंट्रीज में प्लेस करना, ताकि ये कंट्रीज फोर्सफुली साइड चेंज करने को ना मजबूर कर दी जाएं। अब इसी कोल्ड वॉर के चलते यूएसए एंड सोवियत यूनियन कोरिया के यूनिफिकेशन के लिए 2 डिफरेंट लीडर्स को सपोर्ट करने लगे। यूएसए सपोर्ट करता है सिंगमिन री को और सोवियत यूनियन किम इल संग को। इससे एक डेडलॉक आ जाता है, जिसको ब्रेक करने के लिए यूनाइटेड नेशंस को अप्रोच किया गया। यूनाइटेड नेशंस कहती है कि वो अपने अंडर इलेक्शंस करवाएंगी और जिसको भी कोरिया के लोग सपोर्ट करेंगे उसके अंडर कोरिया का यूनिफिकेशन हो जाएगा। पर सोवियत यूनियन इस प्रपोजल से एग्री नहीं करती और नॉर्थ कोरिया में इलेक्शंस कराने को मना कर देती है। तो इलेक्शंस होते तो हैं, पर सिर्फ साउथ कोरिया में, और वहां पर सिंगमिन री की गवर्नमेंट बना दी जाती है। ऐसा होता देखकर सोवियत यूनियन बिना इलेक्शंस के ही किम इल संग के अंडर गवर्नमेंट अनाउंस कर देता है। 오늘로 태어나게 된 가장 출발이 김일성으로 봐서 아마 좋을 것 같습니다. अब 1950 में ऐसा होता है कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में घुसकर एक वॉर शुरू कर देता है, ताकि पूरा कोरिया उसके अंडर आ जाए। साउथ कोरिया के एक छोटे से पोर्शन को छोड़कर वो ऐसा करने में सक्सेसफुल भी हो जाता है। पर ऐसा होता हुआ देखकर अमेरिका के प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन कहते हैं कि अगर हमने साउथ कोरिया को नहीं बचाया तो सोवियत यूनियन एक कंट्री से दूसरी कंट्री एंड दूसरी से तीसरी पर अपना कंट्रोल लेता रहेगा, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि ये फर्स्ट स्टेप है और इसके बाद सोवियत यूनियन धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड पे अपना कंट्रोल लेना चाह रहा है। Our nation, all the things we believe in are in great danger. This danger has been created by the rulers of the Soviet Union. The future of civilization depends on what we do, on what we do now. तो जवाब में अमेरिका काउंटर अटैक लॉन्च करता है एंड यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री को वापस 38 पैरेलल बॉर्डर तक ले आता है। पर जैसे ही अमेरिकन ट्रूप्स बॉर्डर से नॉर्थ कोरिया में घुसकर उसकी कैपिटल सिटी प्यांगोंग को भी कैप्चर कर लेते हैं और आगे चाइना के बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगते हैं, तब चाइनीज लीडर माओ जेडोंग भी नॉर्थ कोरिया की तरफ से लड़ाई को ज्वाइन कर लेते हैं। अमेरिका एंड यूनाइटेड नेशंस की एयरफोर्स पूरे टाइम एक्सटेंसिवली बॉम्बिंग करती है नॉर्थ कोरिया में। 1951 में पीस टॉक्स होना शुरू होती हैं एंड फाइनली 2 साल बाद 1953 में एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है, जिसके अंडर कोरियन डीमिलिटराइज्ड जोन बनाया जाता है, जो कि 250 किलोमीटर लॉन्ग एंड 4 किलोमीटर वाइड एक स्ट्रिप ऑफ लैंड है।
इस लैंड स्ट्रिप के नॉर्थ में नॉर्थ कोरिया की आर्मी स्टेशन है, इसके साउथ में साउथ कोरिया एंड यूएसए की आर्मी स्टेशन है एंड इस स्ट्रिप में यूनाइटेड नेशन ने अपनी फोर्सेस लगाई हुई हैं और इसी वजह से ये वर्ल्ड का एक हाईली मिलिटरलाइज्ड जोन है। 1991 में सोवियत यूनियन के कोलैप्स कर जाने पर कोल्ड वॉर तो खत्म हो गई, पर नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आज तक चल रहा है। यूएसए आज भी साउथ कोरिया में अपनी मिलिट्री को मेंटेन किए हुए है। नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट स्टार्टिंग से ही अपनी मीडिया एंड प्रेस पर एब्सोल्यूट कंट्रोल रखती आई है, मतलब वहां पर ना तो फ्रीडम ऑफ प्रेस अलाउड है और ना ही राइट टू इन्फॉर्मेशन है लोगों के पास। सिर्फ वही न्यूज़ लोगों को दिखाना अलाउड है जो किम फैमिली की एब्सोल्यूट मोनार्की को फेवर करे, उनके पॉलिसीज को अप्रिशिएट करे, उनके गॉड लाइक स्टेटस को अफर्म करे। कोई भी न्यूज़ जो कंट्री की इकोनॉमिक या पॉलिटिकल प्रॉब्लम को बताए या उनके लीडर्स को क्रिटिसाइज करे वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। आज की 21st सेंचुरी में पूरे नॉर्थ कोरिया में कोई इंटरनेट नहीं है। नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए एक इंट्रानेट है जिसको पूरे तरीके से गवर्नमेंट कंट्रोल एंड मॉनिटर करती है ताकि कोई भी आउटसाइड इन्फॉर्मेशन लोगों तक ना पहुंच पाए। यहाँ तक कि लोगों के सेल फोन यूसेज पर भी स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स हैं। वहाँ के लोगों को इंटरनेशनल कॉल्स करना अलाउड नहीं है, अगेन आउटसाइड इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए। अब 2017 में क्या होता है कि नॉर्थ कोरिया बहुत सारे मिसाइल्स एंड न्यूक्लियर टेस्ट अचानक से करने लगता है और अक्रॉस द वर्ल्ड एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजता है कि उसके पास एडवांस न्यूक्लियर वेपन्स एंड मिसाइल्स हैं। ये सब देखकर यूएसए एंड साउथ कोरिया अपनी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज एंड मॉक ड्रिल्स बढ़ा देते हैं, जिससे ये सिग्नल जाता है कि वो भी रेडी हैं। इसी टाइम पर नॉर्थ कोरिया ऑस्ट्रेलिया को भी 2 बार धमकी देता है कि अगर यूएसए को सपोर्ट करना नहीं छोड़ा तो वो उस पर भी न्यूक्लियर स्ट्राइक्स कर सकता है। टेंशन को बढ़ता देखकर पीस टॉक शुरू हो जाती हैं एंड फाइनली 2018 में पैनमुंजम डिक्लेरेशन साइन किया जाता है, जिसमें नॉर्थ एंड साउथ कोरिया अग्री करते हैं कि वो कॉन्फ्लिक्ट को एंड करेंगे एंड पीसफुल रीयूनिफिकेशन की कोशिश करेंगे। और फाइनली अब मैं आपको बताती हूँ बलून वॉर के बारे में। साउथ कोरिया के कुछ एक्टिविस्ट ने ऐसे स्मार्ट बलून्स डेवलप किए जो थोड़े यूनिक थे और उनको नॉर्थ कोरिया भेजना शुरू किया। इनमें से कुछ बलून्स ऐसे थे जो बॉर्डर क्रॉस करके नॉर्थ कोरिया में हर 5 मिनट में 25 पैम्फलेट्स जमीन पर फेंकते और आगे बढ़ जाते। इन पैम्फलेट्स में लोगों को उनके लीडर किम जोंग उन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए पॉलिटिकल मैसेजेस लिखे होते थे। कुछ पैम्फलेट्स में किम फैमिली के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स की डिटेल्स थी जिनको अभी तक लोगों से दूर रखा गया था। कुछ बलून्स में रेडियो सेट्स लगे होते जो लोगों को आउटसाइड वर्ल्ड की इन्फॉर्मेशन देते थे ताकि जो इन्फॉर्मेशन ब्लैकआउट गवर्नमेंट मेंटेन करती है उसको तोड़ा जा सके। यूएसबी स्टिक्स जिसमें साउथ कोरिया का वर्ल्ड फेमस के-पॉप म्यूजिक, वीडियोस एंड ड्रामाज होते वो भी इन बलून से लोगों को भेजे जा रहे थे। इन बलून्स का पर्पस था वहाँ के लोगों की साइकोलॉजी पे असर डालना ताकि इंटरनल रिबेलियन स्टार्ट हो सके वहाँ के डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट। इन सब से नाराज होकर नॉर्थ कोरिया रिटेलिएशन में मई 2024 से जुलाई 2024 तक 2000 से ज़्यादा ट्रैश बलून्स साउथ कोरिया भेजता है, जिसमें वेस्ट पेपर, स्क्रैप्स ऑफ क्लोथ्स, सिगरेट बट्स, फीकल मैटर भरे हुए होते हैं। जवाब में 19 जुलाई 2024 को साउथ कोरिया बॉर्डर एरियाज में लाउडस्पीकर ब्रॉडकास्ट एंड मिलिट्री ड्रिल स्टार्ट कर देता है। पहले भी कई बार ऐसे लाउडस्पीकर ब्रॉडकास्ट साउथ कोरिया ने रिटेलिएशन में किए हैं, जब वो के-पॉप सॉन्ग्स, न्यूज, वेदर फोरकास्ट ब्रॉडकास्ट करता है नॉर्थ कोरियन लोगों तक पहुंचाने के लिए। South Korea restarted loudspeaker broadcasts into North Korea Friday as retaliation after Pyongyang claimed 2 days ago that it had successfully tested a hydrogen bomb. The high-power loudspeakers along the border broadcast criticism of North Korea's leadership, news and other information that Pyongyang considers subversive. रिसेंटली कोरियन पेनिनसुला में टेंशन्स और बढ़ गई हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नॉर्थ कोरिया एंड रशिया के बीच बढ़ते हुए रिलेशंस उसके लीडर किम जोंग उन के लिए ग्राउंड सेट कर सकते हैं कि वो कोरिया का यूनिफिकेशन अपने अंडर करने के लिए प्रोवोकेटिव स्टेप्स लें, स्पेशली व्हेन रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल पैलेस्तीन वॉर आर द रियलिटीज ऑफ टुडेज वर्ल्ड। जय हिंद।